सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपसे जुड़ी, आपकी जेब से जुड़ी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम सारी खबरें लेकर के, और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हर रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कार्यक्रम का आगाज़ शुरू करते हैं और जानते हैं फटाफट ऑन द शो के जरिए कि कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आज खास तौर से हमारी निगाह रहेगी। दवाओं पर देर से जागी है सरकार। जी हाँ, क्यों कह रहे हैं एमआई साहब, करेंगे थोड़ी देर में विस्तार पूर्वक बातचीत। सेबी ने बदले हैं शॉर्ट सेलिंग के नियम, क्या थे पहले नियम और अब नए परिवर्तन का क्या होगा असर, विस्तार से करेंगे चर्चा। और बढ़ेगी इंपोर्टेड महंगाई, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्या कुछ वो खबर है, डिटेल में होगी बातचीत। जीडीपी अनुमान में कैसी है गफलत। जी हाँ, जो जीडीपी अनुमान के आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है वो सवाल है और क्या है पूरा मामला, थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। और मंदी की आहट से सहमा है शेयर बाजार। जी हाँ, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, थोड़ी देर में जानकारी आपको देंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि क्या आप भी इनके जैसे तो नहीं, मनी 9 के सर्वे में क्या कुछ वो आंकड़े हैं और क्या आप भी वो गलतियां कर रहे हैं, आपके अंदर भी क्या उस तरह की खामियां हैं, डिटेल में अभी बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। इधर भारत में बनी दवाओं की क्वालिटी को लेकर के दुनिया के सवालों के बाद केंद्र सरकार ने दवा उत्पादन को लेकर के सख्ती करते हुए उत्पादन के नियमों में बदलाव किया है। दवा कंपनियों को अपनी हर दवा के सैंपल टेस्टिंग के लिए सुरक्षित रखने होंगे। कंपनियों को ये निर्देश है कि किसी भी दवा के विश्वसनीय नतीजों के बाद ही उसे बाजार में बेचा जाए। कंपनियों के लिए नए नियम मानना बाध्य कर दिया गया है। अफ्रीकी देश गाम्बिया में आरोप लगा था कि भारतीय कंपनी के बनाए गए कफ सिरप की वजह से वहां पर बच्चों की मौत हुई है। इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दवा उत्पादन को लेकर के सख्ती बढ़ा दी है। सर, क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जो सख्ती बढ़ाई गई है, नए नियमों में क्या कुछ खास है? विपुल, भारत का फार्मा उद्योग करीब $50 बिलियन का है और पिछले एक साल में दुनिया की फार्मेसी, सो कॉल्ड दुनिया की फार्मेसी भारत को कहा जाता था, उसकी छवि पर जितनी खरोंचें लगी वो प्रत्याशित हैं। कल गाम्बिया ने, उज्बेकिस्तान, कैमरून जैसे देश थे जहाँ कफ सिरप पीकर बच्चों की मौत हुई। WHO ने भारत की कंपनियों को काली सूची में डाला। भारतीय दवा की क्वालिटी, गुणवत्ता तो ख़राब थी ही, उसमें जहरीली चीज़ें होने की चीज़ें के प्रमाण सामने आए। और इस सब के बाद पिछले पूरे साल भारत के दवा नियंत्रक ने अलग अलग कंपनियों पर छापेमारी की और उन छापेमारी में ये पता चला कि कंपनियां गलत केमिकल इस्तेमाल कर रही हैं, नॉन मेडिकल ग्रेड के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही हैं। अभूतपूर्व मेस है भारत की दवा उद्योग के भीतर, जो हमें इस पूरे घटनाक्रम के बाद निकल कर आया, जिसको देखने के बाद ये मजबूरी थी सरकार की कि अगर इस तरीके के कदम ना उठाए जाते तो फिर दवा कंपनियों के लिए निर्यात करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हो पाना मुश्किल होता। खासतौर पर WHO और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के दवा उद्योग को लेकर बेहद सख्त होती चली जा रही हैं और भारत के दवा पैमानों पर सवाल उठा रही हैं। तो नए तरीके की गाइडलाइंस सरकार ने जारी की हैं। उन गाइडलाइंस में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। खासतौर पर इन गाइडलाइंस के दायरे में आएंगी वो छोटी और मझोली कंपनियाँ जो भारत में दवा बनाती हैं और निर्यात करती हैं, कफ सिरप बनाती हैं। और भारत का एक बड़ा उद्योग का हिस्सा है विपुल जी, जिसमें छोटी और मझोली कंपनियां हैं। बड़े ब्रांड तो ही करीब 10,500 के आसपास मैन्युफैक्चर्ड हैं दवा के, जिनमें 8,500 MSME की कैटेगरी में आती हैं जो दवाएं बना रही हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें इन नए नियमों में आई हैं। पहली चीज़ तो ये कि रॉ मटेरियल की टेस्टिंग के नियम सख्त किए गए हैं। कोई भी कंपनी अपने सारे रॉ मटेरियल को प्रॉपरली टेस्ट कराए बिना दवाओं में उसका इस्तेमाल नहीं करेगी, और जब तक रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक वो दवा बाजार में बाहर है, निर्यात के लिए नहीं भेजी जाएगी। इसके अलावा लाइसेंसिंग को लेकर नियम सख्त किए गए हैं और अगर ऐसा सही नहीं पाया गया तो कंपनी के लाइसेंस नियमों को भी, कंपनी के लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। और जो नई प्रैक्टिसेस, गुड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं, वो इन कंपनियों के लिए नए सिरे से तय की गई हैं। कोशिश ये हो रही है कि इनके जरिए भारत के दवा उद्योग की जो टूटी हुई साख है उसे रिपेयर किया जा सके। जी। और इधर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार में नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगा दी है। शुक्रवार के सेबी की तरफ से इसको लेकर के एक सर्कुलर जारी किया गया। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक सभी निवेशकों के लिए सौदा सेटल होने के समय डिलीवरी बाध्यता को पूरा करना ही होगा। सर, ये जो अब नया सर्कुलर आया है, क्या कुछ उसमें मोटी बातें निकल करके आई और क्या कुछ बदलाव किए गए?
शॉर्ट सेलिंग का मतलब आप समझते होंगे। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आपके पास स्टॉक्स नहीं है, फिर भी आप बाजार में उन्हें बेचे दे रहे हैं या बेचने का सौदा किए ले रहे हैं, और बाजार में उनकी गिरावट की संभावना के आधार पर उन्हें बेच रहे हैं। सेबी ने शॉर्ट सेलिंग के नियमों में बदलाव किया है और उसमें 2-3 महत्वपूर्ण नियम आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम तो ये है कि नेकेड, पूरी तरह से बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी व्यवस्था के, आंख बंद करके शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं होगी। शॉर्ट सेलिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है सेबी ने, पर नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाई है कि अंधाधुंध शॉर्ट सेलिंग नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह कि जो फ्यूचर और ऑप्शन के सेगमेंट हैं उनमें सब में शॉर्ट सेलिंग की छूट होगी, यानी वो ऑप्शन का वो सेगमेंट है और यही वो सेगमेंट है जिस पर सेबी लगातार चेतावनी भी देती रही है निवेशकों को। तो ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ शॉर्ट सेलिंग होती है और यहाँ जोखिम है। पर जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव या प्रावधान इस सर्कुलर में है विपुल जी, वो ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब एफआईज और डीआईआईज, विदेशी निवेशक और भारत के अपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं या वित्तीय संस्थाएं हैं, इन्हें डे टू डे ट्रेडिंग में किसी भी इंट्राडे में डे टू डे ट्रेडिंग में सौदों को स्क्वायर ऑफ करने की इंट्राडे में छूट नहीं होगी, यानी इन्हें शॉर्ट सेलिंग में सक्रिय होकर आगे आने की छूट नहीं मिलेगी। सेबी ने कहा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहीं भी किसी भी तरह इंट्राडे में अपने ट्रांजैक्शंस स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। ये जो नया शॉर्ट सेलिंग का फ्रेमवर्क है ये अमल में आएगा और इसके बाद पता चलेगा कि बाजार की सेहत पर इसका क्या असर हुआ। इधर गांव में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एफएमसीजी कंपनियां अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर को वेरिएबल्स बढ़ाए जा सकते हैं, साथ में किराना स्टोर्स के लिए मार्जिन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिक्री गति नहीं पकड़ पा रही थी, इसलिए सेल को बढ़ाने के लिए कंपनियों की तरफ से ये कदम उठाए जाने की संभावनाएं हैं। सर, गांव को लेकर के एफएमसीजी कंपनियां इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? लगातार तीसरी, बल्कि आप कहें लगातार चौथी तिमाही है, त्योहारी तिमाही भी निकल गई। ग्रामीण इलाकों से एफएमसीजी कंपनियों को डिमांड नहीं मिली, शहरी इलाकों से डिमांड मिल रही है। और भारत की एफएमसीजी कंपनियां जो कि कंज्यूमर उत्पाद बनाती, इनका ब्रेड एंड बटर, इनके टर्नओवर का बड़ा हिस्सा, इनके टर्नओवर पिरामिड का बेस रूरल एरिया से आता है और पिछले 4 तिमाही से लगातार ग्रामीण इलाकों में मांग में कमी आ रही है। तमाम तरीके की कोशिशें की गई। अब एक और कोशिश एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से डीलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रमोट करके दी जा रही है। कोशिशें की जा रही है कि केवल जो उनको प्रोडक्ट की सेल पर मार्जिन मिलता है वहीं तक सीमित ना रखा जाए, इन्हें थोड़े और प्रोत्साहन दिए जाएं और इनके इंसेंटिव्स और बढ़ाए जाएं, जिससे कि इन्हें ये बेहतर डिमांड लेकर आए हैं। जैसे पार्ले ने स्नैक्स की कैटेगरी में, जो पार्ले तमाम तरीके के खाने पीने के सामान स्नैक्स बेचती है, उसमें इंसेंटिव्स बढ़ाए हैं। मैरिको ने अपने चैनल पार्टनर्स के लिए थोड़ी बेहतर रियायतें घोषित की हैं ग्रामीण इलाकों में। और अभी कोशिश की जा रही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ टूटी हुई है, अगर आप स्टॉक मार्केट भी करीब से देख रहे हैं तो एफएमसीजी कंपनियों के परफॉर्मेंस और उनको लेकर बाजार का रुख थोड़ा नरम गरम है, थोड़ा चिंता की तरफ है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों को वॉल्यूम्स नहीं मिल रहे हैं, बड़े आकार में बिक्री नहीं मिल रही है। प्रीमियम प्रोडक्ट तो बिक रहे हैं पर जो बल्क में सेल्स हैं वो नहीं आ रही, और ये उन्हें उबारने की कोशिश दिखाई दे रही है, क्योंकि अब साल की आखिरी तिमाही करीब है और कंपनियों को वॉल्यूम्स के बिना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि आज हमने देखा कि कुछ एक रिपोर्ट्स भी सीएलएसए के सामने आई हैं और सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया है गोदरेज कंज्यूमर को, मैरिको को, और उसकी वजह से गोदरेज कंज्यूमर में हमने देखा 5% के आसपास और मैरिको में 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। खासतौर से तीसरी तिमाही के जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसमें सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली, तो ये एक बड़ी चिंता है। इधर ओमान के साथ हो रहे भारत के मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए की कुछ शर्तों को लेकर भारत की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ने आपत्ति जताई है। इस आपत्ति की वजह से समझौते के पूरा होने में समय लग सकता है। समझौते में ओमान की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को टैक्स छूट देने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर के भारत की इंडस्ट्री ने आपत्ति जताई है। सर, ये पूरी कंट्रोवर्सी, पूरा विवाद है क्या? देखिए, एक और एफटीए आया और मुश्किल में फंसता दिखाई दिया। विवाद भी शुरू हुई थी। अभी इंडिया और यूके के एफटीए को लेकर ही खींचतान भारत की ऑटोमोबाइल उद्योग और ब्रिटेन के ऑटोमोबाइल उद्योग की भी चली रही है, जहां पर भारतीय कंपनियों ने इस बात पर सवाल उठाया कि ब्रिटेन से आने वाली कारों को ज़्यादा अगर रियायत, ड्यूटी में रियायत दी जाएगी तो उन्होंने जो निवेश कर रखा भारत में उसका क्या होगा। और लगभग ऐसी ही बात भारत की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ने ओमान के साथ आने वाले एफटीए में की। ओमान पेट्रोकेमिकल का बड़ा उत्पादक है और ओमान भारत को पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीएथिलीन का निर्यात करना चाहता है, जो कि भारत के पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। भारत की कंपनियों ने इस बात पर आपत्ति की है कि इससे बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा, उनके सामानों की बिक्री पर असर पड़ेगा, और अगर सस्ता आयात होने लगा तो भारतीय बाजार में फिर उनका बनाया हुआ पीपीई कौन खरीदेगा और उसकी डिमांड कहां से आएगी। और इसके बाद ऐसा लगता है
कि भारत और ओमान के बीच का जो FTA है उसे आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है ओमान और भारत के बीच आने वाले संभावित FTA का, जिसमें ओमान ने चाहता है कि भारतीय बाजार उसके पेट्रोकेमिकल्स के लिए खुल सके, जबकि भारत की अपनी बड़ी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है जिसका भारत में बड़ा बाजार है। जी चलिए, इस बीच इजराइल हमास युद्ध की वजह से लाल सागर के अंदर जो तनाव बढ़ रहा है उसका असर मालवाहक समुद्री जहाज़ों के किराए पर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य तौर पर पीक सीजन में लाल सागर के रास्ते $1500 का किराया लगता है, लेकिन इस बार वॉर प्रीमियम की वजह से सरचार्ज लग रहा है और किराया बढ़कर के $3000 हो गया है। भारत और यूरोप के बीच का अधिकतर कारोबार इसी रास्ते के जरिए होता है। सर, अभी फिलहाल शिपिंग की लागत में कोई भविष्य में कमी होती हुई दिखाई दे रही है आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सारा विवाद और झगड़ा और जोखिम अब एक बाब एल मंदब स्ट्रेट है जो यमन के पास है, उस स्ट्रेट में आकर स्थिर हो गया है और स्वेज की तरफ से आने वाले जहाज़ों ने अपना रास्ता बदल दिया। हम आपको लगातार बता रहे हैं, और वो जिस रास्ते पर आ रहे हैं वो पूरी अफ्रीका की परिक्रमा करके केप ऑफ गुड होप की तरफ से आता है। 35 दिन से ज़्यादा का समय उसमें लगता है। इसका नतीजा ये हुआ है कि शिपिंग किराए में 60% की बढ़ोतरी हुई है शिपिंग की कॉस्ट में, और शिपिंग की कॉस्ट में 10% की बढ़ोतरी भी निर्यातकों और आयातकों को पसीने छुड़ा देती है, क्योंकि सप्लाई चेन में मार्जिन्स बहुत कम है, कई जगह से सामान जुटाए जाते हैं, और 60% की फ्रेट की या कार्टेज की कॉस्ट बढ़ने के बाद पूरी दुनिया को डर लग रहा है कि एक नए किस्म की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाएगी, खासतौर से एशिया के हिस्सों में। दूसरी रिस्क है कि शिपिंग कंपनियों ने इंश्योरेंस प्रीमियम भी 20% बढ़ा दी हैं। हम आपको लगातार मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि कैसे इंश्योरेंस प्रीमियम क्रमशः इस हिस्से में बढ़ रहे हैं। किराया कम होने की गुंजाइश या संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र के युद्ध में दुनिया की किसी बड़ी शक्ति का दखल भी नहीं है और वो इसे रोक भी नहीं पा रहे हैं। सोमालियाई पायरेट से लेकर यमन के हूती विद्रोहियों तक के हिस्से में ये हिस्सा पूरा उनके कब्जे में एक तरह से है, और वो मनचाहे तरीके से यहाँ हमले कर रहे हैं। जब तक यहाँ पर बड़े दखल नहीं दिए जाएंगे, गतिविधियाँ नहीं होंगी, तब तक कोई शिपिंग कंपनी इस रास्ते से आने के लिए की हिम्मत नहीं जुटाएगी। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि शिपिंग फेयर और शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम में जल्दी कमी आने की उम्मीद नहीं है, और ये सप्लाई चेन का डिसरप्शन तो खैर होगा ही, इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में आयातित महंगाई बढ़ने का खतरा है। इधर देश में सड़क निर्माण को गति देने के लिए सरकार मौजूदा भारतमाला परियोजना की जगह दूसरी योजना लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में जो भी नई सड़क परियोजना शुरू की जाएगी उसके लिए कार्य नई योजना के अधीन होगा। और आपको बता दें कि मौजूदा भारत परियोजना के ना कि मौजूदा भारतमाला परियोजना के अधीन रहेगा। तो अब नई योजना लानी जा रही है सरकार। अब पुरानी योजना में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि जो नई योजना लानी पड़ी, और नई योजना के लिए फंडिंग कहाँ से होगी? ये सड़कें फंस गई हैं बुरी तरह से। कोविड से पहले तक सड़कों के बनने की जो रफ्तार थी वो धीमे धीमे टूटने लगी। हम विस्तार से आपको मनी सेंट्रल में और इकोनॉमिकम में बताते रहे। आपको याद होगा हमने विस्तार से पूरे इकोनॉमिकम के एपिसोड में बताया था कि भारत के सड़क उद्योग में हो क्या रहा है, सड़क निर्माण में अंततः क्या हो रहा है। अब सरकार भारतमाला परियोजना जहाँ पर परियोजनाएं फंसी हुई हैं, अप्रूवल्स काफ़ी डिले हैं, परियोजनाओं को फंडिंग नहीं मिल रही, उसके लिए एक नई स्कीम ला रही है और 2047 का विजन लेकर आया जा रहा है। पर इससे बुनियादी समस्या का समाधान नहीं होता। बुनियादी समस्या ये कि भारत में सड़क बनाने वाली प्रमुख एजेंसी है NHAI बुरी तरह कर्ज में डूबी हुई है। सरकार ने उसको बाजार से बोरोइंग बंद कर दी है। अब केवल बजट की फंडिंग से NHAI को पैसा दिया जाता है, जो लगातार घट रही है, और इसलिए NHAI के पास सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है। NHAI को अधिकांश पैसा खर्च करना पड़ता है लैंड एक्विजिशन में, और लैंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए सड़कें नॉन वायबल हो रही हैं। NHAI सड़कें बनाकर बेच रही है बजाय बनाने के। उसे जो सड़कें बनी उसे बेचने के लिए कहा गया, जिसके लिए वो प्राइवेट ऑपरेटर्स ढूंढ रही है। दूसरी तरफ जो बड़े हाईवे प्रोजेक्ट हैं भारतमाला के तहत, उनके लिए फंड्स मिलना और उनकी वायबिलिटी के मामले में गहरे सवाल हैं, और इसलिए ये पूरा मामला फंड्स की कमी के कारण फंस गया है। सड़क परियोजनाओं की रफ्तार जो हमने पहले शुरुआत के कुछ वर्षों में देखी थी, 2014 से 2016-17 के बीच में, अब उसमें काफ़ी तेज़ी से कमी आई, और ऐसा लगता है कि पूरा सड़क निर्माण का पूरा अभियान नए सिरे से ड्राइंग बोर्ड पर लाने की ज़रूरत है, ताकि समझा जा सके कि सड़कें आखिर बनेंगी कैसे और इन्हें फंड कौन करेगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। रबी की खेती का सीजन खत्म होने के साथ ही रबी फसलों की खेती में सुधार हुआ है। चने और रबी धान को छोड़ करके अधिकतर फसलों की खेती या तो पिछले साल के बराबर है या फिर पिछले साल से आगे है। 5 जनवरी तक रबी फसलों का कुल रकबा 655 लाख हेक्टेयर हो चुका है। इसमें गेहूं का रकबा करीब 332 लाख हेक्टेयर है।
पिछले साल भी इस दौरान करीब 332 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती दर्ज की गई थी। पिछले साल 5 जनवरी तक कुल रकबा 663 लाख हेक्टेयर था। और इधर सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश की ग्रोथ 7% से ज़्यादा होगी। शुक्रवार को सरकार की तरफ से जारी अग्रिम अनुमान में 7.3% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। सरकार के अनुमान के मुताबिक इस साल मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में अधिक ग्रोथ की उम्मीद है, जिसका असर कुल जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा। हालांकि इस साल कृषि और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट की आशंका भी जताई गई है। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि ग्रोथ को लेकर के जारी अग्रिम अनुमान में 2.59 लाख करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। सर, 2.59 लाख करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है जीडीपी अनुमान को लेकर? 2-3 महत्वपूर्ण बातें सर इस अनुमान में निकल कर आई, और सरकार के अग्रिम अनुमान आते हैं तो उनको लेकर काफ़ी उत्साह होता है, क्योंकि सरकार ये बताती है, सरकार ये अपनी तरफ से अंदाज देने की कोशिश करती है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर कैसी रहेगी। और इस बार सरकार का जो अनुमान था वो उसमें कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, कई सारी गफलत हैं, जिन्हें बाद में आंकड़ों के बीच में पाया गया। पर हम मोटे मोटे तौर पर देखें कि सरकार का अनुमान क्या कहता है। 7.3% की आर्थिक विकास दर रहने की बात सरकार ने इस साल वित्त वर्ष में कही है, जो FY24 या वित्त वर्ष 2024 है। ये आमतौर पर अभी तक आए अनुमानों से काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक तस्वीर है। चुनाव सामने है शायद, इसलिए भी इस तरीके की तस्वीर देना सरकार के लिए ज़रूरी दिखता है, क्योंकि इससे पहले जितने अनुमान आए थे विपुल जी, वो सब 6.7%, 6.5% के आसपास थे। रिजर्व बैंक का अनुमान 7.2% का था और सरकार का अनुमान 7.3% का है। अब इस मोटे अनुमान को अंदर रखकर देखते हैं, फिर अंदर चलकर देखते हैं कि जीडीपी के हिस्से हमें क्या बता रहे हैं और जीडीपी के भीतर से हमें क्या तस्वीर मिलती दिखाई दे रही है। और यही वो गफलत, वो पेंच है जिसको कि हम कहते हैं ना कि हमेशा आंकड़ों का दैत्य जो है वो संख्याओं के बीच में रहता है। तो उस जीडीपी के 2 हिस्से होते हैं, एक डिमांड साइड का और सप्लाई साइड का। सप्लाई साइड से भारत के जीडीपी के अग्रिम अनुमान में जो सबसे चिंताजनक, सबसे महत्वपूर्ण बात पकड़ने वाली है, और जिसे अभी से लेकर हम लगातार इस साल के अंत तक, मार्च तक बार बार अलग अलग संदर्भों में आपके पास लाते रहेंगे, वो कृषि क्षेत्र की आर्थिक विकास दर है। केवल 1.8% की आर्थिक विकास दर पूरे साल के दौरान कृषि क्षेत्र में नापी गई है और आंकी गई है। यानी भारत के कृषि क्षेत्र की जो औसत विकास दर है वो 3% के आसपास रहती है, उससे लगभग आधी और लगभग आधे से कुछ ज़्यादा है। कृषि क्षेत्र की आर्थिक विकास दर 2% से नीचे जाने के कई सारे बहुआयामी असर हैं। अभी हमने आपसे चर्चा की कि ग्रामीण इलाकों में कंपनियों को मांग नहीं मिल रही, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी, ग्रामीण इलाकों में मनरेगा पर बढ़ने वाला खर्च, ये सब इसी के बाई प्रोडक्ट या इसी का असर होगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र सर्विसेज सेक्टर है, उसकी भी विकास दर में पिछले साल के मुकाबले कमी आएगी। सप्लाई साइड से ये दूसरा बड़ा फैक्टर है। यानी भारत के में रोजगार की जो 2 बड़ी मशीनें हैं, कृषि और सर्विसेज सेक्टर, वो इस साल सरकार खुद मान रही अपने अति उत्साही अनुमानों में भी कि धीमी पड़ेंगी, उनमें कमी आएगी और इसका असर हमें रोजगार और मांग पर दिखाई देगा। जहां बढ़ोतरी आ रही है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां बड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है। ऐसा सरकार ने दावा किया है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 13% के आसपास रहेगी। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रोजगार कम आते हैं और बेस छोटा है, तो इसलिए इसमें कई सारे आंकड़ों में मुद्दे भी है। डिस्क्रिपेंसी की बात पर हम आगे आते हैं। दूसरा एक हिस्सा और समझ लें, फिर इसके बाद हम गफलत पर आते हैं। दूसरा हिस्सा होता है डिमांड की साइड से, जो सबसे महत्वपूर्ण, और भारत में इस पर सबसे ज़्यादा बहस होती है। तीनों आंकड़े, जो डिमांड के 3 हिस्से होते हैं जीडीपी में विपुल, एक हिस्सा होता है सरकार का खर्च, दूसरा हिस्सा होता है हमारा आपका आम लोगों का खर्च, और तीसरा होता है एक्सपोर्ट्स। इन्हीं तीन अलग पाइपलाइन से अर्थव्यवस्था में डिमांड तैयार होती है और मांग तैयार होती है। तीनों में गिरावट दिखाई दे रही। सरकार का खर्च थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कोई बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं दिख रही। निर्यात पिछले साल से कमजोर रहने वाला है। ऐसी सूरत में इन आंकड़ों में 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की एक डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि जितना आकलन ग्रोथ का किया गया उतना वास्तविक खर्च उसके पीछे नहीं आया है, और इसलिए इन आंकड़ों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आमतौर पर अग्रिम अनुमान अति उत्साही होते हैं, वास्तविक अनुमान हमेशा इससे नीचे होते हैं। तो आगे आने वाली तिमाही में हमें पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रहने वाली है। तो बड़ा सवाल तो फिर अब यही है, क्या इन आंकड़ों पर भरोसा किया जा सकता है?
अग्रिम अनुमान हमेशा सरकारें थोड़े से उत्साह के साथ लेकर आती हैं, लेकिन हमने जो डिस्क्रिपेंसीज आपको बताई डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से, और इसके अलावा जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए उनमें करीब करीब जो मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट, अगर मैं जीडीपी के आंकड़े खोल कर देखूं तो इनमें नज़र आ रहा है कि जीडीपी की फिगर में 2.94 लाख करोड़ रुपए की डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है। और अगर ये डिस्क्रिपेंसी है और ये आंकड़े इतने बढ़ाकर बताए गए हैं तो विकास दर फिर 7% से नीचे रहेगी जब साल खत्म होगा। इस बात की संभावना हम जाहिर कर सकते हैं। चलिए, तो इस खबर पर नजर रहेगी आगे किस तरीके से आंकड़े निकल करके आते हैं। इस बीच दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब ने एशिया सहित दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए कच्चे तेल के भाव में कटौती की है। उत्पादन कटौती करके भाव बढ़ाने की तमाम कोशिशों में असफल रहने के बाद सऊदी अरब की तरफ से कच्चे तेल का भाव घटाया गया है। सऊदी अरब के इस फैसले के बाद विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव घट करके $77 प्रति बैरल तक आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे समय से कच्चे तेल का भाव $80 के नीचे बने रहने की वजह से भारतीय तेल कंपनियों को फायदा हो रहा है, और तेल कंपनियों को हो रहे इस फायदे को देखते हुए सरकार की तरफ से उनको दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सब तेल बाजार में ये हो क्या रहा है, और सऊदी अरब को क्यों आखिर में तेल की कीमतों में कटौती करनी पड़ी? तेल बाजार में कुछ अनोखी गतिविधियां हैं। आमतौर पर मध्य पूर्व में दो जगह तनाव हो, युद्ध की परिस्थिति हो, लगातार टैंकर्स पर, शिप्स पर हमले हो रहे हों और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो, यह प्रत्याशित है। जो स्थापित जानकारी है तेल बाजार के मामले में, उसकी तुलना में इस समय तो कच्चे तेल की कीमतें इतने तनाव के बीच $90 और $95 से ऊपर होनी चाहिए, यहाँ $80 तक नहीं पहुँच रही, और सऊदी अरब को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ रही। दो ऐसे फैक्टर्स हैं विपुल जी जो कच्चे तेल के बाजार के परस्पर विरोधी तौर पर दोनों तरफ से कच्चे तेल के बाजार पर, कच्चे तेल पर दबाव बनाए हुए हैं। एक तो चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट और मांग में कमी, और एक माइल्ड रिसेशन की संभावना जिस पर हम आगे बात करेंगे अब बनने लगी, और दूसरी अमेरिका का कच्चे तेल का उत्पादन। अमेरिका में फ्रैकिंग से कच्चे तेल के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है पिछले 1 साल के दौरान। अमेरिका केवल बड़ा उत्पादक तो हो ही गया है, तीसरा चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, निर्यातक भी काफ़ी बड़ा हो गया, और अमेरिका का तेल अब यूरोप के बाजारों में पहुँचने लगा है। इन दो परिस्थितियों के कारण जो पुराने तेल के सूरमा या जो सुल्तान थे ओपेक देश, उन्हें अब इस दबाव का सामना करना पड़ रहा, और उसका नतीजा है कि ओपेक ने अपनी कीमतों में कटौती की है। सऊदी अरब ने अपनी कीमतों में कटौती की है। रूस का उत्पादन घटने के बाद भी, ओपेक के उत्पादन में कटौती के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी रिकवरी नहीं दिखाई दे रही। यानी तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के पक्ष में 10 तर्क हैं, पर कीमतें 77, 78, 75, $76 पर बैरल के आसपास बनी हुई हैं। यहाँ से दो संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं। एक तो संभावना ये कि अगर मंदी की आशंका और गहराई और पुष्ट होती चली दिखाई दी अगले 1-2 महीनों में, तो फिर ओपेक देश अपने उत्पादन में कटौती का एक और बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो क्या सर ये जिसका भी आप इंडिकेशन दे रहे थे कि मंदी की आशंका दिखाई दे रही है क्या? दो तरह से ये दिखाई दे रहा है। एक तो बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व का बहुत कॉशियस अप्रोच है, फेडरल रिजर्व की जो मिनट्स आए थे, एफओएमसी की मिनट्स पिछले हफ्ते आए थे, उसमें भी बिटवीन द लाइन्स हमें समझ में आया था कि फेडरल रिजर्व मान रहा है कि एक माइल्ड रिसेशन की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे बाजार के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका में बड़ी नहीं पर एक छोटी माइल्ड रिसेशन दिखाई देगी। चाइना जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके अनुमान तो हमारे सामने आ चुके हैं। विकास दर 5% से नीचे आने की संभावना है, जो रिकॉर्ड समय होगा बहुत लंबे कई दशकों बाद चीन की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे आएगी। ऐसी परिस्थिति में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अगर मांग कम होगी तो माइल्ड हल्की फुल्की मंदी इस साल दिख सकती है। इसलिए बाजारों में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और भी विशेषज्ञ जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व पढ़ते हैं, जो बाजार के अलग अलग ट्रेंड पढ़ते हैं, वो भी इस बात की संभावना जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अभी इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी बड़ी उथल पुथल होनी है, और ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण है विपुल जी। इस साल दुनिया में 60 देशों में चुनाव होने एक साथ, दुनिया के इतना बड़ा और दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इस साल चुनाव होने, तो दुनिया का जो पॉलिटिकल कैलेंडर है वो इस साल इतना पैक्ड है कि वहाँ से जो आने वाले फैसले होंगे वो अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित करेंगे, ये भी एक बड़ा फैसला होगा। और इसलिए भी निवेशक बहुत सारी चीज़ों को लेकर असमंजस में है। ये बात सही कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में जो है दुनिया भर में चुनाव होने हैं, और वो आगे की दिशा किस तरीके से तय होगी राजनीतिक रूप से, और निश्चित रूप से उसका असर आर्थिक रूप से भी दुनिया भर पड़ेगा।
इधर फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल से टैक्स चोरी के कई मामलों का पता चला है। जीएसटी चोरी पकड़ने के लिए सरकार की तरफ से चलाए गए अभियान में एजेंसियों ने मई से लेकर अब तक 29,000 से ज़्यादा फर्जी कंपनियां पकड़ी हैं, जिनके जरिए 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स चोरी का पता लगा है। इस बीच वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान हुई करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए की संभावित जीएसटी चोरी को लेकर भी एजेंसियों की तरफ से अब नोटिस जारी किए गए। सर, ये जीएसटी में हो क्या रहा है? 44,000 करोड़ रुपए, 29-30 कंपनियां, ज़्यादातर लिस्टेड कंपनियां, इवन सरकारी कंपनियां जीएसटी चुरा रही हैं। जीएसटी का 4 साल 5 साल बीतते बीतते जीएसटी ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जीएसटी टैक्स चोरी के हवाले हो गया। इतनी संभावना कभी भी नहीं थी टैक्स एवेजन की। और अगर आप पिछले रिकॉर्ड को देखें तो भारत का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी सुधार सबसे बड़े टैक्स एवेजन का गढ़ हो गया है। अब स्थिति यह है कि आप किसी भी क्षेत्र की किसी भी बड़ी कंपनी को हाथ रख दीजिए, उसको जीएसटी का नोटिस गया। उसमें एलआईसी तक शामिल है, उसमें भारत की सारी एफएमसीजी कंपनियां, भारत की दवा कंपनियां, छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां। इतना बड़ा टैक्स सिस्टम, इतना बड़ा सुधार, जिसको देश की दूसरी आर्थिक क्रांति कहा गया था, दूसरा आर्थिक उदारीकरण कहा गया था, टैक्स ढांचे की महाक्रांति कहा गया था, उसका ये चेहरा देखना हमारे लिए बेहद चौंकाने वाला है कि अब जीएसटी से हर दूसरे दिन ये खबर आती है कि 40,000 करोड़, 25,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। 20,000, 25,000 कंपनियां एक मुश्त निकलती हैं जो जीएसटी चुरा रही हैं। तो लोग जीएसटी चुका रहे हैं या लोग जीएसटी चुरा रहे हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि जीएसटी में इतने बड़े स्तर पर फ्रॉड्स के बाद, क्योंकि नोटिस भेजे जा रहे हैं, वसूली हो रही, इतने बड़े स्तर पर फ्रॉड्स के बाद भी सरकार की तरफ से भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया कि इस ढांचे को कैसे नए सिरे से रिव्यू किया जाएगा। और हो सकता है अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये बात उठे, पर जीएसटी का ये चेहरा बेहद अप्रत्याशित है। जीएसटी को तो यह कहकर कर लाया गया था कि भारत में इसके टैक्स चोरी रुक जाएगी, पारदर्शिता आएगी, सारी चीज़ें साफ सुथरी होंगी, जीएसटी का नेटवर्क भारत से हर तरीके की टैक्स चोरी हटा देगा। लेकिन ऐसा लगता है इससे तो पिछला सिस्टम ज़्यादा बेहतर था, उससे ज़्यादा तो टैक्स चोरी अब निकल कर इसमें सामने आ रही है। निश्चित रूप से काफ़ी अप्रत्याशित है और जितनी उम्मीदें थी, फिलहाल अभी तो उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती हुई दिखाई दे रही जीएसटी। चलिए अब बात कर लेते हैं मनी9 के पर्सनल फाइनेंस सर्वे की। तो मनी9 के पर्सनल फाइनेंस सर्वे में आज हम आपको पर्सनल फाइनेंस को लेकर के भारतीयों की जागरूकता के बारे में बताएंगे। आपको पता चलेगा कि एफडी पर ब्याज के बारे में कितने भारतीय जानते हैं और कितने भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं है। आज आपको यह भी पता चलेगा कि कितने भारतीय महंगाई दर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मतलब लब्बो-लुआब ये है कि कितने साक्षर हैं, वित्तीय साक्षरता कितनी है देश की, ये पता लगाने की आज कोशिश करेंगे। और एक एक करके वो आंकड़े जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि कितने भारतीयों के पास नहीं है स्वास्थ्य बीमा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल की जो महंगाई है वो बढ़ रही है और जिस तरीके से जो आमदनी है वो उसको देखते हुए 53% ऐसे लोग हैं जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। 53% लोगों के पास। और ये आंकड़े तब हैं जबकि केंद्र सरकार की तरफ से आरोग्य योजना लाई गई है और उसके बावजूद आधे से ज़्यादा भारतीयों के पास नहीं है स्वास्थ्य बीमा। सर, क्या कह रहा है ये आंकड़ा? ये मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था इस सर्वे का विपुल जी। 35,000 परिवारों के बीच हमने सर्वेक्षण किया, जो भारत का सबसे बड़ा सर्वे है, किसी स्वतंत्र एजेंसी की तरफ से किया गया। 20 से ज़्यादा राज्यों में इतना बड़ा सर्वे था। उन 35,000 परिवारों में 53% परिवारों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सर्वे में पता चला कि इन परिवारों के पास कारें हैं, इनमें से कुछ परिवारों के पास बाइक्स और मोटर बाइक्स भी हैं, फ्रिज भी हैं, टीवी भी हैं, कुछ के पास कार है, कुछ के पास जीवन की बेहतर सुविधाएं, पर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और यह बताता है कि भारत में ज़रूरी स्वास्थ्य सुरक्षा की या जरूरी वित्तीय जागरूकता की क्या स्थिति है। और हम दिन भर तमाम सारी चीज़ों में उलझ कर अलग अलग चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, पर हम पलट कर क्या देखते हैं कि हमारी जीवन स्तर के हिसाब से हमारे पास सुरक्षा है कि नहीं है। और ये स्थिति तब है जब ये कहा जाता है कि भारत में आयुष्मान योजना में एक बड़ा कवरेज लोगों को मिला है। हालांकि इनमें तमाम ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान के पात्र नहीं होंगे क्योंकि वो गरीबी की रेखा से नीचे निर्धन लोगों के लिए है। पर हेल्थ इंश्योरेंस तो अब एक बुनियादी ज़रूरत है परिवार की, और वो भी अगर नहीं है तो ये होना लाजिमी है कि भारत में बीमारी लोगों के लिए गरीबी की सबसे बड़ी वजह बनेगी। और भारत में जिस तरह से अब हेल्थ की केयर की कॉस्ट बढ़ रही है, उसमें ये ज़रूरी और अनिवार्य हो गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस हो। अगर आप भी 53% परिवारों में हैं, आपके आसपास कोई भी हैं, तो उन्हें ज़रूर समझाइए कि पहला काम तो वित्त वर्ष ख़त्म होने वाला है। अगर है
तो अगले साल रिन्यू करा लें, और अगर नहीं है तो इस साल की शुरुआत में जनवरी खत्म होते तक अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था जरूर कर लें। क्योंकि बड़ा गरीबी की बड़ी वजह जो है ये बन के आई थी, और ये भी हमने आपको जो है मनी 9 के सर्वे में बताया था कि लोग अपनी सेविंग्स किस तरीके से तोड़ते हैं, जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए बचा के रखी हुई है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण कई लिहाज से है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को नहीं पता है कि उनके बैंक पर एफडी पर, उनका बैंक एफडी पर कितना ब्याज दे रहा है। और ये आंकड़े वाकई में सरप्राइज़ करने वाले हैं। आप देखिए 78% लोगों को ये तक नहीं पता है कि वो जिस बैंक में पैसे रख रहे हैं उस पर उनको ब्याज कितना मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ वित्तीय साक्षरता कितनी है सर, कि लोगों को ये तक नहीं पता है कि उनके बैंक पर उनको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, बस ये पता है कि बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। भारत में इससे ज़्यादा लोगों को तो आईपीएल का स्कोर और विराट कोहली का रिकॉर्ड और सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट और भारतीय राजनीति के बारे में जानकारी होगी। और ये बेहद चौंकाने वाली बात है विपुल, और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक है। और मुझे कहीं हद तक इस मामले में भारत के लोगों से मिली जानकारी डराती है कि भारत में बैंक्ड लोग हैं। भारत में अब 90-80% लोगों के पास बैंक है, पर 78% लोगों को यही नहीं पता है कि बैंक में जो उनकी एफडी उस पर कितना ब्याज मिल रहा है। तो उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाल में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद अपनी पुरानी एफडी पलटवाई या तोड़वाई होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों के बारे में जानता हूं जिनसे मैंने खुद ही पूछा और उन्हें नहीं पता था। वो बैंक जाते हैं पैसा निकालने के लिए, बैंक से बात करते हैं। बैंक में आमतौर पर रिजर्व बैंक के नियमों के आधार पर एक बोर्ड लगाया जाता है, जिस बोर्ड के ऊपर एफडी की ब्याज दरें लिखी जाती, पर ना तो कोई सवाल पूछता ना कोई जानकारी लेने की कोशिश करता। इसे मैं वित्तीय निरक्षरता नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वित्तीय साक्षरता की चुनौती नहीं है, ये हमारे वित्तीय स्वभाव की चुनौती है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम बैंक से पैसा नहीं निकाल रहे हैं, हम बैंक्ड नहीं, हम बैंक के कामकाज नहीं जानते, हम दिन भर अपने आसपास पैसे की दुनिया में ही रहते हैं, पैसा कमाते खर्च करते हैं, पर हम अपनी बचतों को लेकर कतई लापरवाह हैं। हम अपनी वित्तीय सुरक्षा को लेकर कतई लापरवाह हैं। वो ये बताता है कि जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ पर आप ये भी नहीं जान रहे कि सेविंग बैंक्स में, जिस सेविंग बैंक में आपने पैसा रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, और आपने जो एफडी करा रखी क्या वो एफडी बाजार के बेस्ट इंटरेस्ट रेट पर है। और उसी बैंक में वही में कुछ 10-20-25% लोग ऐसे हैं जो एफडी के ब्याज बढ़ते ही उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं। तो ये आदत तो हमें भारतीयों को बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि पैसा उनका, बचत उनका, और उस पर अगर उनको बेहतर ब्याज नहीं मिल रहा तो ये अपना नुकसान वो खुद कर रहे हैं। पर ये मेरे लिए बेहद चौंकाने वाली जानकारी थी इस सर्वे से कि 78% लोगों को यही नहीं पता कि एफडी पर ब्याज कितना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब जब अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि महंगाई को आपकी एफडी बीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या देखने को मिल रहे हैं, क्या वो पैसे एफडी में ही लगाने चाहिए, कहीं और लगाने चाहिए। तो ये वाकई में पहला कदम है। तो ये आज कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ज़रूर जो है कल जा कर के जो है पता करिए कि वाकई में क्या आपको भी, आपने आपसे पूछिए कि आपको जानकारी है इसकी। अगला सवाल वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को ये पता है कि ये मान के चल रहे हैं कि महंगाई के लिए जीएसटी जो है वो जिम्मेदार है। तो इसके लिए 75% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी है। अभी जीएसटी के कुछ आंकड़ों को लेकर के थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, और अब एक और बड़ा कारण जीएसटी को लेकर के आता हुआ कि महंगाई के लिए सर 75% लोग ये मान रहे हैं कि जीएसटी जिम्मेदार है। हाँ, ये भी प्रतिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के लोगों को तो ये तो पता है, उनको पता नहीं कि जीएसटी कैसे काम करता है। जैसे हमने देखा कि जब 78% लोगों को एफडी के बारे में नहीं पता, तो जीएसटी के काम करने का तरीका तो पता ही नहीं होगा। लेकिन भारत के लोग ये मान रहे हैं कि उनकी समझ में कि जब से जीएसटी आया है तब से भारत में महंगाई या कीमतें बढ़ी हैं। और ये बात तो स्थापित तथ्य के तौर पर भी है कि जीएसटी आने के बाद आप भारत में किसी भी महत्वपूर्ण सेवा, किसी भी महत्वपूर्ण उत्पाद की कीमत देख लें, फूड प्रोडक्ट से लेकर ट्रैवल तक, सर्विसेज से लेकर मेडिसिन तक, सबकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो जीएसटी आने के बाद भारतीय लोगों के जीवन की टैक्स लागत में तो कमी नहीं हुई, और ये बात लोग महसूस कर रहे हैं, जो इस सवाल के जवाब में रिफ्लेक्ट होती। पर क्या लोग महंगाई महसूस कर रहे हैं पर महंगाई को समझ पा रहे हैं? अगले सवाल का जवाब उसमें है, और जहां से आपको समझ में आएगा कि हम भारतीयों की वित्तीय चुनौती कहां, सबसे ज्यादा बड़ी वित्तीय चुनौती कहां केंद्रित है। और ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं इस सवाल को, और यहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जिनको कि पता है कि महंगाई दर क्या होती है। अच्छी तरह समझने वाले जो है वो महज 20% हैं। जो कुछ नहीं जानते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 30% लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। महंगाई दर पर सिर्फ सुना है सब 20%, यानी 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो कुछ जानते नहीं हैं या फिर हल्की फुल्की बातें किसी से सुनी हुई है कि इन्फ्लेशन रेट भी कोई चीज़ होती है।
और 50% लोग ऐसे हैं, उसमें से 50 में से 30% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं, और अच्छी तरह समझने वाले लोगों की संख्या महज 20% है। सर, ये आंकड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हैं कि जब आपको ये नहीं पता है कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो फिर आप अपने भविष्य को लेकर के प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आज जो 1 लाख की वैल्यू है वो 5 साल के बाद शायद उसकी वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूएट हो जाए। तो जब आप ये कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे तो अपने भविष्य की आप प्लानिंग कैसे करेंगे? ये एक और दूसरा सच है भारत की वित्तीय लापरवाही का, वित्तीय जानकारी में साक्षरता नहीं कहूँगा क्योंकि साक्षरता नहीं है, ये सिर्फ ये कि हम उन चीज़ों के बारे में कितने जागरूक हैं जो हमें प्रभावित करती। यदि ये लगभग वैसी स्थिति है कि अगर आपको अपने शरीर का तापमान नहीं मालूम है तो अपने स्वास्थ्य की बुनियादी जानकारी आप नहीं ले सकते, और यदि आपको महंगाई दर नहीं पता है तो आप एक कैसे तय कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी जीने की लागत किस स्थिति में। 50% लोग भारत में महंगाई दर के बारे में कुछ नहीं जानते, और वो कुछ नहीं जानते इसलिए वो कभी ये नहीं अंदाज लगा सकते कि उनकी एफडी पर जितना ब्याज मिल रहा है वो क्या उनकी ज़िंदगी जीने की लागत से ज़्यादा है या कम है। और हमें तो जो महंगाई दर मिलती विपुल जी वो भी आधी अधूरी, पुराने आंकड़ों के आधार पर डिफ्लेटेड महंगाई मिलती। वास्तविक महंगाई जो हम महसूस करते हैं और जो महंगाई सरकार के आंकड़ों में दिखती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन वो भी उसकी भी समझ हमारे लिए सीमित है, और इसलिए भारत के अधिकांश लोगों की जिंदगी के जीवन स्तर में बढ़ोतरी दिखती नहीं है, क्योंकि महंगाई गरीब करने का सबसे बड़ा साधन है। महंगाई से आने वाली गरीबी यानी आपकी जिंदगी जीने की लागत बढ़ती चली जाए और आपकी बचत पर रिटर्न घटता चला जाए, आपकी कमाई कम होती चली जाए, तो तकनीकी तौर पर आप गरीब होते चले जाते हैं, और ये चुनौती सबसे बड़ी। तो महंगाई दर को समझ कर ही आप ये जान सकते हैं कि आपकी बचत पर से रिटर्न आ रहा है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही कि नहीं हो रही, और ये समझ हमें बताती है कि भारत के अधिकांश लोग अपनी बचतों की सही प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इस पैमाने के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये सर्वे ने हमें बताया। हम लगातार अपने कार्यक्रमों में मनी 9 में आपको तरह तरह से महंगाई के विभिन्न आयामों के बारे में बताने समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी महंगाई दर और अपनी बचत दर, इन दो पर तो हमेशा निगाह रखिए, जानने की कोशिश करिए, पूछने की कोशिश करिए। हमारे तमाम कार्यक्रमों में आइए, हमसे प्रश्न पूछिए। तो आप लगातार जो है मनी 9 के साथ बने रहिए, अपनी वित्तीय समझ बढ़ाइए ताकि आप अपने भविष्य को लेकर के थोड़ा सा निश्चिंता पूर्वक जो है जीवन जी सकें, वरना आप जो है जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं झटपट में। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी में कर्मचारियों का रिव्यू किया जा रहा है और मार्च अप्रैल तक 5 से 7% कर्मचारियों की छंटनी की जा सकती है। अपनी लागत कम करने के लिए कंपनी बीते लगभग 2 साल से कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। साथ में बीते 1 साल से कंपनी में नई भर्ती पर भी रोक लगी हुई है। कंपनी में लगभग 22,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले नकली सामान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नकली सामान बेचे जाने से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को असली सामान बेचने वाली कंपनी के बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा करनी होगी। सर, ये झटपट में 2 खबरें, आपकी टिप्पणी किसी पर? ई कॉमर्स कंपनियों पर यह सख्ती महत्वपूर्ण है कि नकली सामान ना मिले, और ये आपको भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब ई कॉमर्स साइट से आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो सही हो और उसकी ऑथेंटिसिटी आपको पता रहे। तो अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को तो समाप्त करने का वक्त हो रहा है, लेकिन आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि आपकी जेब से जुड़ी तमाम जानकारी, तमाम अच्छे अच्छे शोज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। और मनी 9 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्लूसिव शोज़ हमारे सिर्फ मनी 9 के ऐप पर ही उपलब्ध हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, आप बने रहिए, नमस्कार।